हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक जी यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होती है। अर्थात आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं पिछले 20 वर्षों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, और मेरे पढ़ाए हुए लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे रोमन सैनी, आशीष मलिक, मुराल पटेल जैसे टीचर्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर हम बातें करते हैं, इस पर बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें हम लोग। इस पर 2 तरह का कोर्स है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो पर यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, हमेशा ध्यान दो। आइकॉनिक की जो फीस है वो प्लस से ज्यादा है। रीजन ये है, आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस इंक्रीज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है, जो प्लस में नहीं है। लेकिन यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज बता रहा हूं और शायद मैं रोज कहता हूं कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन प्रश्नों का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, उन प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरह दे सकते हैं। मैं लगातार कर क्या रहा हूं, जब किसी टॉपिक को डिस्कस करता हूं तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बनेगा, ये मैं लगातार आपको डिस्कस कर रहा हूं। और आप लगातार जब मैं प्रश्नों को उठाता हूं तो प्रश्नों को देखो आप कि यूपीएससी किस तरह प्रश्नों को पूछ रहा है। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति पर प्रभाव क्या पड़ता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है? आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव। हमेशा सबसे पहले हम बात करें आर्थिक प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव। देखो आप, हम प्रभाव की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव में ये देखेंगे किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करें उत्पादक को, देखो आप, उत्पादक को लाभ होगा
लाभ क्यों होगा कि मान लिया जाए एक उत्पादक आलू बेच रहा है 10 रुपए पर केजी। अब आलू की कीमत बढ़ गई, अब 15 रुपए पर केजी हो गई। तो जहां उत्पादक 1 केजी आलू में 10 रुपया कमा रहा था, अब उसी आलू को वो बेचेगा 15 रुपए में। इसका मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उत्पादक को क्या होता है, लाभ पहुंचता है हमेशा, क्योंकि सामान उसका महंगा बिकने लगेगा तो प्रोड्यूसर को जो जो प्रोड्यूसर है उसे लाभ मिलेगा। हम दूसरी चीज बात करें उपभोक्ता को क्या होगा, हानि होगी। आखिर ध्यान दो इस बात को, उपभोक्ता को हानि क्यों होगी, लॉस क्यों होगा हमेशा, क्योंकि जहां पहले उपभोक्ता 10 रुपए पर केजी आलू की खरीद कर रहा था, अब वो क्या करेगा, 15 रुपए पर केजी आलू की खरीद करेगा। तो आलू बेचने वाले को लाभ होगा और आलू खरीदने वाले को नुकसान होगा हमेशा। अगली चीज देखो, उधार देने वाला हानि। उधार इससे हानि होगी और करने वाला इससे लाभ होगा। देखो आप, उधार देने वाले को हानि क्यों होगी और उधार प्राप्त करने वाले को लाभ क्यों होगा, ध्यान से समझना। रीजन क्या है, क्यों इससे हानि होगी और उधार प्राप्त करने वाले को लाभ क्यों मिलेगा। देखो उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ध्यान से सुनो इस बात को। मान लिया जाए कि एक उधार देने वाला है, उधार ध्यान से समझना, उधार देने वाला इसने क्या किया, 100 रुपया उधार दिया, 100 रुपया उसने उधार दे दिया। अब 1 किलो आलू की कीमत है 10 रुपया, मैंने कहा 10 रुपये में 1 केजी आलू मिल रहा है, तो 100 रुपये में कितनी केजी आलू मिलेगा, 10 केजी आलू मिलेगा। अर्थात उधार देने वाला क्या हुआ, 10 केजी आलू के बराबर उसने उधार दिया। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, लेकिन जो उधार प्राप्त करने वाला होगा वो क्या करेगा, उधार जो प्राप्त करने वाला है, प्राप्त करने वाला इसने क्या किया, 100 रुपया उधार प्राप्त किया। तो जब उधार देने वाले ने इसको 100 रुपया दिया तो 1 किलो आलू की कीमत थी 10 रुपए, तो 100 रुपया दिया तो 10 केजी आलू की कीमत बराबर उसको पैसा दे दिया, इसने इसको पैसा दे दिया। अब महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति, अब वही आलू 15 रुपए पर केजी हो गया। अब देखो इसने दिया था 10 केजी आलू के बराबर, अब वही आलू मिल रहा 15 रुपए पर केजी। तो जब ये व्यक्ति इसको पैसा वापस करेगा और 1 किलो आलू की कीमत 15 रुपए है, तो 100 रुपए में कितने आलू मिलेगा, 6.5 या 7 केजी, मैक्सिमम मान लेता हूं 7 केजी आलू मिलेगा, क्योंकि अब आलू पहले की अपेक्षा महंगा हो गया। देखो इसने क्या किया, दिया था 10 केजी आलू के बराबर पैसा इसको, और जब वापस कर रहा है तो 7 केजी आलू के बराबर पैसा वापस कर रहा है, 7 केजी आलू के बराबर पैसा वापस कर रहा है। तो इसको तो नुकसान हो गया, इसको तो लाभ हो गया हमेशा। तो उधार देने वाला हानि में है, उधार प्राप्त करने वाला लाभ में है। स्थिर आय और अस्थिर आय की बात करूं मैं, अब देखो आप, हम बात करें, अगला देखो आप, हम स्थिर आय की बात करें
जिनकी इनकम फिक्स है आय, इन्हें तो हानि होगी। और जो अस्थिर आय है, इन्हें लाभ होगा। हानि कैसे होगी? जिसकी इनकम फिक्स है, मान लिया जाए इस व्यक्ति की इनकम 100 रुपए फिक्स हो गई। देखो आप, इस व्यक्ति की जो इनकम है वह 100 रुपए फिक्स हो गई, उसे 100 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। हम 100 रुपए की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह स्थिर आय है। लेकिन जब 100 रुपये मिल रहा था उसे, तो 1 केजी आलू की कीमत थी 10 रुपया पर केजी आलू। तो मतलब इसे 10 केजी आलू के बराबर पैसा प्राप्त हो रहा है इसे। अब आलू की कीमत बढ़ गई, अब 15 रुपये या 20 रुपये पर केजी होगी। मान लिया जाए आलू हो गया 20 रुपया पर केजी। अब इसको जो 100 रुपये मिल रहा है, यदि आलू की कीमत बढ़ गई तो ये क्या करेगा, अब केवल 5 केजी आलू ही खरीद पाएगा। देखो आप, 5 केजी आलू ही खरीद पाएगा वो। बड़ी चीज तो ये है। इसका मतलब ये है कि इसको हानि हो गई। जहां पहले 10 केजी के आलू के बराबर पैसा मिल रहा था, अब आलू महंगा हो गया। इसको सैलरी मिल कितनी रही है? केवल 100 रुपया। अब क्या होगा कि अब केवल 5 केजी आलू के बराबर ही पैसा मिल रहा है, तो इनको तो हानि हो गई। अब स्थिर आय क्या है? जिसकी स्थिर फिक्स नहीं है, इससे क्या होगा? लाभ हो जाएगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि अस्थिर आय क्या होता है, वास्तविक आय को बनाए रखने के लिए महंगाई को ध्यान में रखा जाता है। मान लिया जाए ये अस्थिर आय को 10 केजी आलू के बराबर पैसा दिया जा रहा है और 1 केजी आलू की कीमत 10 रुपया है, जिसको 100 रुपया मिल जाएगा। लेकिन जब आलू बढ़ के हो गया 20 रुपया पर केजी, तो 10 केजी आलू के बराबर पैसा दिया जा रहा है। अब सोचो आप, अब 1 केजी आलू की कीमत है 20 रुपया, तो स्वाभाविक है इसकी सैलरी अब हो जाएगी 200 रुपया। 200 रुपया क्यों? 200 रुपया क्यों होगी? क्योंकि इसको जो अब सैलरी मिलेगी 10 केजी आलू के बराबर सैलरी मिलेगी, पर आलू तो महंगा हो गया है, इसीलिए इसको लाभ होता है, इसको हानि होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आर्थिक प्रभाव। फिर एक प्रश्न, काला धन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम आर्थिक प्रभाव की बात कर रहे थे, हमेशा होता क्या है, काला धन में वृद्धि हो जाएगी। आखिर काला धन में वृद्धि क्यों होगी? उसके पीछे रीजन यह है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के खर्च बढ़ जाएंगे। जब लोगों के खर्च बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? टैक्स की चोरी करेंगे। जब टैक्स की चोरी करेंगे तो जिस पैसे पर टैक्स नहीं चुकाया जाता है उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, तो काला धन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। पहली चीज तो ये देखो जरा, हमेशा तो ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, काले धन का मतलब क्या होता है? जिसमें टैक्स न चुकाया गया हो। मान लिया जाए मैं 100 रुपया कमाता हूं और गवर्नमेंट को देता हूं 20 रुपया टैक्स, पर महंगाई बढ़ गई, अब मेरा 100 रुपये में काम नहीं चलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि टैक्स चुकाना बंद कर दूंगा। तो जहां मैं पहले 100 रुपये पर टैक्स देता था, अब मैं टैक्स चुका देना बंद कर दूंगा, तो वो 100 रुपये मेरी ब्लैक मनी कहलाएगी। काला धन का मतलब यही होता है जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो। दूसरी चीज देखो आप, निर्यात गिर जाएगा। देखो
ये कैसे कहा जा सकता कि निर्यात गिर जाएगा? हमेशा होता क्या है, जब मुद्रास्फीति वृद्धि होती है तो होता क्या है, वस्तुएं महंगी हो जाएगी। हमेशा वस्तुएं महंगी, और जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, हमेशा ध्यान दो, जब इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी तो वस्तुएं महंगी हो जाएगी। जब वस्तुएं महंगी होगी तो स्वाभाविक है विश्व बाजार में मांग में कमी आ जाएगी, और जब कमी आएगी तो निर्यात क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं 20 रुपए में अमेरिका में बेच रहा हूं, तब अमेरिका को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, निर्यात कर रहा हूं, लेकिन अब इस मार्कर की कीमत होगी 30 रुपया। पहले मैं बेचता था 20 रुपए में, अब होगी इसकी कीमत 30 रुपया। तो मेरा जो मार्कर है पहले की अपेक्षा महंगा हो गया। इसी मार्कर को चाइना दे रहा है 22 रुपए में, मैं बेच रहा हूं 30 रुपए में। आप सोचो, क्या कोई भी अमेरिकन मेरे मार्कर की खरीद करेगा? नहीं। तो मेरा निर्यात क्या होगा, कम हो जाएगा। यही कहना चाहता है कि जो निर्यात है वो गिर जाएगा। आयात क्या हो जाएगा, आयात देखो, आयात बढ़ जाएगा। आयात क्यों बढ़ेगा? मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल। हमेशा ध्यान दो, एक मैं मोबाइल की बात करता हूं। जैसे यदि मैं ये कहूं मोबाइल की बातें कि देखो, आप मान लिया जाए इंडियन कोई कंपनी है, वो मोबाइल जो है बना रही है, और इस मोबाइल को बेच रही है वो 20,000 रुपए में। अब ध्यान से सुनो, तो मोबाइल काफी महंगा है। सेम फंक्शन का मोबाइल चाइना दे रहा है 10,000 रुपए में। सेम फंक्शन का मोबाइल है, चाइना दे रहा है 10,000 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, चाइनीज मोबाइल की मांग शुरू कर देंगे। तो हर एक व्यक्ति जब चाइनीज मोबाइल की मांग करेगा तो चाइना से मोबाइल का आयात क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान दो, क्योंकि चीन क्या कर रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हो, जब इंडिया में प्याज बहुत महंगा हो गया 100 रुपए पर केजी, तो हुआ क्या, विदेशों से प्याज का आयात किया गया, तो आयात क्या हो गया, बढ़ गया। हमेशा ध्यान दो, अगले से देखा जाए कि राजकोषीय घाटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राजकोषीय घाटे में फिजिकल डेफिसिट में वृद्धि हो जाती है। आखिर राजकोषीय घाटे में कैसे वृद्धि होगी? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार की टोटल लायबिलिटी, सरकार की जो कुल उधारियां हैं, हम उसे कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब देखो ये कैसे बढ़ेगा, सरकार क्या करती है, कर्मचारियों को वेतन देती है, पेंशन देती है, लेकिन जब सरकारियों को वेतन देती है तो महंगाई भत्ता भी देती है। आपने पढ़ा होगा, महंगाई भत्ता देती है। पता ही चला सरकार कर्मचारियों को चाय पिलाती है और एक चाय की कीमत 10 रुपया है, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ गई तब यही चाय मिलेगी 20 रुपए में। अब सरकार क्या करेगी, कर्मचारियों पर पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जहां पहले
10 रुपए में चाय मिलती थी, अब वो चाय 20 रुपए की मिल रही है। तो सरकार को पहले की अपेक्षा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार को ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, और जब सरकार ज़्यादा उधार लेगी तो स्वाभाविक है फिजिकल जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, अगली चीज देखा जाए पूंजी का पलायन होता है। पूंजी के पलायन का मतलब ये होता है कि इंडिया की जो पूंजी है कहीं और चली जाएगी, दूसरे देश में चली जाएगी। क्यों? देखो, आखिर कोई व्यक्ति पूंजी क्यों लगाता है? लाभ कमाने के लिए। मान लिया जाए इंडिया में महंगाई बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ गई तो जितने लोग इंडिया में दुकान खोल के बैठे हैं उनका लाभ गिर जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो दुकानों से खरीदारी बंद हो जाएगी, जब खरीदारी बंद हो जाएगी तो लोग दुकान क्यों खोलेंगे? तो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे? वो पूंजी लेके उन देशों में चले जाएंगे जहां डिमांड ज्यादा हो और महंगाई कम हो। तो ये लोग क्या करेंगे? उसको कहीं और लेके चले जाएंगे, तो पूंजी का क्या होगा? पलायन शुरू हो जाएगा। हमेशा अगली चीज देखा जाए कि गरीबी में वृद्धि हो जाएगी। आखिर गरीबी में वृद्धि कैसे होगी? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि गरीबी बढ़ जाएगी? देखो आप, देखो पहली चीज देखो आप, यदि मान लेते हैं कि कीमत में वृद्धि होती है, हमेशा ध्यान दो, मान लो मुद्रा स्फीति में वृद्धि हो रही है। हमेशा यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है वस्तुएं महंगी होगी, महंगी होगी। अब एक चीज सोचो, जब वस्तुएं महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे? अपनी आय का बड़ा सा भाग खाने पे खर्च करेंगे। तो लोग क्या करेंगे? लोग अपनी आय का बड़ा भाग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर खर्च करेंगे लोग। हमेशा लोग क्या करेंगे? अपनी आय का बड़ा सा भाग मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने पर खर्च करेंगे। ऐसे क्या होगा? हमेशा ध्यान दो, लोगों की बचत कम होगी, लोगों की बचत कम, और जब बचत कम होगी तो गरीबी क्या होगी? गरीबी में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दे इस बात को, लोगों की बचत कम हो जाएगी, अब बचत कम होगी तो गरीबी में क्या होगी? वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो, यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो वस्तुएं महंगी होगी, ये महंगी होगी तो लोग अपनी आय का बड़ा सा भाग मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? लोगों की बचत कम हो जाएगी, और जब बचत कम होगी तो गरीबी में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन क्या करता है? गरीबी में वृद्धि कर देता है। हमेशा ध्यान दो, कारण ये है कि डॉक्टर की फीस
एजुकेशन फीस, सब कुछ बढ़ जाएगा। जब सब कुछ बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? खर्च करेंगे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, इनकी बचत कम होगी तो गरीबी में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब इसको किस तरह पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, गरीबी में कैसे वृद्धि करता है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम इसे इस तरह जोड़ सकते हैं, यदि लोगों की बचत कम होगी, सेविंग कम होगी, तो निवेश कम होगा। क्योंकि बचत क्या होता है? निवेश में कन्वर्ट होता है। निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम। हमेशा ध्यान दो, क्योंकि बचत है सीधे क्या होता है? निवेश में कन्वर्ट होता है। हम इसको इस तरह दे सकते हैं कि मान लिया जाए हमेशा कि ये ग्राफ है हमारा, मान लो ये देखो आप, मान लिया जाए मुद्रास्फीति, कीमतों में वृद्धि हो रही है। मान लो कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो बताओ क्या होगा? यदि कीमतों में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है आय का बड़ा भाग मूलभूत आवश्यकता पर खर्च, मूलभूत आवश्यकता पर खर्च। हमेशा ध्यान दो इस बात को यदि आवश्यकता पर खर्च हुआ तो बचत कम होगी, बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम, और निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम। औद्योगिकरण कम, और यदि ये कम होगा तो स्वाभाविक है पूंजी का निर्माण कम। अब पूंजी का निर्माण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। जैसे मैंने ये कहा, देखो आप, यदि इन्फ्लेशन बढ़ा तो लोग अपनी आय का बड़ा सा भाग मूलभूत आवश्यकता पर खर्च करेंगे। इससे क्या होगा कि बचत कम हो जाएगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, ये कम होगा तो पूंजी का निर्माण कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमेशा फिर एक प्रश्न कि यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। जैसे देखो आप, मान लिया जाए कि यदि मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, मुद्रा स्फीति में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है हमेशा ध्यान दो, यदि हम ये कहें इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है तो कीमतों में वृद्धि होगी, कीमतें बढ़ जाएगी। अब सोचो आप, जब कीमतें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है एक बड़ा सा इश्यू ये है, दो बातें होगी। एक चीज ध्यान दो, एक तरफ क्या होगा? पूंजी का पलायन होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पलायन होगा। पूंजी का पलायन कैसे होगा, ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं।
दूसरी तरफ क्या होगा, हमेशा लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा मूलभूत आवश्यकता को पूरा हमेशा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, इससे पूंजी का पलायन बढ़ जाएगा। लोग अपनी आय का बड़ा भाग मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में खर्च करेंगे। इससे क्या होगा, राजकोषीय घाटे में क्या होगी, वृद्धि। अच्छा, यूपीएससी क्या करेगा आपसे, जो प्रश्न पूछता है यूपीएससी बहुत ही बेसिक चीज पूछता है। अब मैं चीजों को लगातार ब्रेक कर रहा हूं, सोचो अब यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो कीमतों में बड़ी वृद्धि हो जाएगी, इससे पूंजी का पलायन होगा। लोग अपनी आय का बड़ा भाग मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में खर्च करेंगे, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। इससे क्या होगा, तो स्वाभाविक है बचत कम होगी। और जब बचत कम होगी और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो दो चीजें होंगी, निवेश कम। हमेशा ध्यान दो, देखो आप बस लगातार आप एरो देखते जाओ, जब निवेश कम होगा तो स्वाभाविक है औद्योगिकरण कम होगा। जब औद्योगिकरण कम होगा तो स्वाभाविक है रोजगार का कम होगा। जब ये कम होगा तो बेरोजगारी क्या होगी, जैसे बेरोजगारी में क्या होगी, वृद्धि होगी। देखो कैसे, दूसरी जब बात करें, जब कीमतों में वृद्धि होगी ना तो मांग गिरेगी, मांग में कमी। जब मांग में कमी होगी तो क्या होगी, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाएगी। हमेशा हम बात करें कर्मचारियों की छटनी, कर्मचारियों की छटनी। और जब कर्मचारियों की छटनी होगी तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। केवल इस डायग्राम को देखो आप, कैसे इन्फ्लेशन बेरोजगारी को प्रमोट कर रहा है। मैंने क्या कहा, यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो कीमतें बढ़ जाएंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो लोग महंगी वस्तु नहीं खरीदेंगे, तो मांग में कमी आएगी। जब डिमांड कम होगी तो निवेशक क्या करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होगा तो कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान में 10 लोग हैं, क्योंकि आपकी दुकान में खरीदार ज्यादा है, लेकिन ऐसा हुआ कि खरीदारों की संख्या गिर गई। और जब खरीदारों की संख्या गिरेगी तो आप क्या करोगे, आप स्वाभाविक है आप छटनी शुरू कर दोगे, आप दुकानदार कर्मचारियों की। जब छटनी शुरू करोगे तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ देखा जाए, जब कीमतों में वृद्धि होगी तो पूंजी का पलायन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, लोग अपनी आय का बड़ा भाग मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में खर्च करेंगे, तो सेविंग कम हो जाएगी, बचत कम होगी। फिजिकल जो डेफिसिट है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाएगी। ये जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये तीनों क्या करेगा, निवेश को कम कर देगा। निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, ये कम होगा तो रोजगार का
सृजन कम, रोजगार का सृजन कम हुआ तो स्वाभाविक है बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक चीज सोचो, ये आर्थिक प्रभाव है, प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? मैं थोड़ा सा प्रश्नों को ट्विस्ट कर रहा हूं। मैं स्टेट पीसीएस में किस तरह प्रश्न पूछता है आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन कई बार पढ़ने के बावजूद प्रश्न को गलत कर देते हैं। स्टेट पीसीएस का तो सही हो जाता है, लेकिन यूपीएससी का प्रश्न गलत हो जाता है। यही बताना चाहता हूं कि आप गलतियां क्यों करते हो, आप कैसे आपसे गलती हो रही है, उन गलतियों से कैसे बचा जाए। सिंपल चीज है कि देखो आप स्टेट पीसीएस में क्या पूछेगा, सिंपल चीज है कि सत्य है ए, हमेशा जान दो मुद्रास्फीति में वृद्धि से उत्पादक को लाभ पहुंचता है, को लाभ। हम बी की बात करें, मुद्रास्फीति में वृद्धि से उपभोक्ता को लाभ। नंबर सी, मुद्रास्फीति में वृद्धि से सरकार को लाभ। और नंबर डी की बात करें, इनमें से कोई नहीं। अब सोचो जरा, ये स्टेट पीसीएस का प्रश्न है, बिल्कुल ये हमारा विकल्प ये होगा, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, करेगा, प्रश्नों को ट्विस्ट कर देता है। अब देखो आप यूपीएससी किस तरह प्रश्न पूछेगा, हम गलतियां कहां करते हैं। मैं बता रहा हूं कि सत्य है हम नंबर मोवर की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मुद्रास्फीति में वृद्धि मतलब मुद्रा, या इसको इस तरह देखो आप, हम फर्स्ट की बात करें, मुद्रास्फीति में वृद्धि उत्पादक के लाभ, इनमें समानुपाती संबंध है। मुद्रा स्फीति में वृद्धि एवं उत्पादक के लाभ में सदैव समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध होता है। अब देखो आप इन प्रश्नों को सोचो आप कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। दूसरी चीज देखो, मुद्रास्फीति में वृद्धि से सरकार की राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान इस बात को, स्थिर आय सदैव लाभकारी होती है।
हम चौथी चीज बात करें, स्थिर आय। सामान्यतः लाभकारी होती है। हम नंबर 5 की बात करें कि मुद्रास्फीति का राजकोषीय अब इस विकल्प को देखो आप, यूपीएससी के जो प्रश्न हैं वो टफ नहीं होते, क्योंकि उसका जो विकल्प वो टफ होता है। देखो आप, इसका विकल्प देखो क्या है। मुद्रास्फीति में वृद्धि एवं उत्पादक के लाभ में सदैव समानुपाती संबंध होता है। अब देखो, एक शब्द है सदैव, ऑलवेज। इसका मतलब ये है कि मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होती जाएगी तो उत्पादक का लाभ बढ़ता जाएगा। जिस अनुपात में वृद्धि होगी उसी अनुपात में लाभ बढ़ेगा। समानुपाती संबंध का मतलब ये है, मुद्रास्फीति में कमी आने से उत्पादक के लाभ में कमी आती जाती है। यह समानुपाती संबंध है। अब ये विकल्प, मैंने कहा ये विकल्प गलत है। आप गलतियां क्या करोगे, आपने ये पढ़ लिया कि उत्पादक को लाभ होता है, आपने पढ़ लिया, लेकिन एक सीमा तक लाभ होता है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग डिमांड कम कर देते हैं। जब एक सीमा से ज्यादा कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग अचानक गिर जाती है, और जब मांग गिरेगी तो उत्पादक को हानि होने लगती है, क्योंकि उत्पादक को लाभ तो तब मिलेगा जब मांग लगातार बढ़ती रहे। एक सीमा तक कीमतों में वृद्धि से उत्पादक को लाभ होगा, उसके बाद उत्पादक को क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है। देखो आप, मैंने क्या कहा, ये जो मुद्रास्फीति है इसमें वृद्धि एवं उत्पादक के लाभ में सदैव समानुपाती संबंध होता है। यही प्रश्न है। बेशक समानुपाती संबंध होता है, सामान्यतः सदैव शब्द नहीं होगा। अब आप, गलती आपसे क्या होगी कि आपने ये पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन में वृद्धि से उत्पादक को लाभ मिलेगा, और उसी तरफ आप इसको सही कर दोगे। पर देखो, शब्द का प्रयोग किया, ऑलवेज, ऑलवेज शब्द की बात, सदैव शब्द की बात किया है। सदैव क्या होगा, लाभ नहीं मिलता है। जब कीमतें एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो डिमांड गिर जाती है, और डिमांड गिरेगी तो उत्पादों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए यह विकल्प गलत हो गया। दूसरी चीज, मुद्रास्फीति में वृद्धि से राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। पॉलिटिकल जो पॉलिसी है, सच तो ये पॉलिसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, राजनीतिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीतिक नीति क्या है, चुनाव जीतना है, मुझे पार्टी को रेगुलेट करना है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा, कानून पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि से राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है, यह गलत हो गया। तीसरी चीज, स्थिर आय सदैव लाभकारी होती है। फिर मैंने क्या कहा, यह सदैव शब्द है, बिल्कुल लाभकारी होती है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन की स्थिति में नुकसान किसको होता है, स्थिर आय को। हमेशा ध्यान दो, बिल्कुल स्थिर आय लाभकारी होती है, पर सदैव शब्द की बात है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नुकसान किसको होगा, स्थिर आय वाले को, और जो अस्थिर आय है उनको लाभ होता है। इसलिए यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सदैव शब्द है ये। अगली चीज देखो, स्थिर आय सामान्यतः लाभकारी होते हैं। सामान्यतः यह विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्यतः शब्द की बात किया है।
अगला, मुद्रास्फीति का राजकोषीय घाटे पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। आंशिक, इसका मतलब ये बहुत नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। आखिर फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ जाता है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि सरकार को अब पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करना होगा। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है। दूसरी बात, सरकार क्या करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करता है? ब्याज दर को बढ़ा देता है। और जब ब्याज दर बढ़ता है तो सरकार को पहले की अपेक्षा ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो आंशिक प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आंशिक शब्द है। अतः यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो देखो आप विकल्प कैसे गलत हो रहे हैं और सही क्या होगा। आपने पढ़ तो लिया, पर यह प्रश्न आपसे गलत हो गए। यूपीएससी बस यही करता है कि विकल्प को कैसे ट्विस्ट करता है यूपीएससी। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। मैं हमेशा मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। देखो आप, सत्य है फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो, मुद्रास्फीति में कमी। मुद्रा हमेशा ध्यान दो, मुद्रास्फीति कमी यह कहा जाए कि अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा ध्यान दो। पहला पॉइंट, हम दूसरी चीज बात करें कि यदि हम बात करते हैं तो सबसे चीज तो यही है कि मुद्रास्फीति वृद्धि से आयात एवं निर्यात में वृद्धि हो जाती है। हम नंबर 3 की बात करें, मुद्रा हमेशा मुद्रास्फीति के कारण उधार प्राप्त करने वाला सदैव लाभ में रहता है। हम नंबर 4 की बात करें, जैसे मुद्रास्फीति सदैव स्थिर होती है। हम अगली चीज बात करें, मुद्रास्फीति के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी में
वृद्धि की संभावना होती है। अब एक चीज सोचो आप, ये 5 विकल्प है, बस ये देखो कि विकल्प सत्य क्या है, असत्य क्या है। सारे के सारे विकल्प कॉन्सेप्चुअल हैं। जैसे मुद्रास्फीति में कमी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट कम होगा, बचत ज्यादा होगी, निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा। तो ये विकल्प तो बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति में वृद्धि से आयात और निर्यात में वृद्धि हो जाती है। अब देखो, अब गलती क्या करोगे, बेशक इन्फ्लेशन में वृद्धि से आयात बढ़ जाता है, पर मैंने क्या लिखा है, निर्यात में भी वृद्धि हो जाती है। तो एक चीज सोचो, आयात एवं हम निर्यात में हम वृद्धि की बात करें, इन्फ्लेशन में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि से आयात एवं निर्यात में वृद्धि, तो विकल्प गलत है। आयात बढ़ता है, निर्यात गिर जाता है। आप जल्दीबाजी में क्या करते हो कि सही मार देते हो। अब दोनों लिखा है मैंने। तीसरी चीज, मुद्रास्फीति के कारण उधार प्राप्त करने वाला सदैव लाभ में रहता है। हमेशा ध्यान दो, मैंने फिर यह सदैव शब्द की बात किया है, ऑलवेज, पर मैंने क्या कहा, उधार प्राप्त करने वाला। जब कीमतों में वृद्धि होगी, लाभ की स्थिति में ही रहेगा वो। मैंने क्या एग्जांपल दिया, 10 किलो आलू के बराबर पैसा लेगा, आलू की कीमत 20 रुपए पर केजी हो गई, तो हो सकता है केवल 5 किलो आलू के बराबर ही पैसा वापस करना पड़े। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरी, मुद्रास्फीति सदैव स्थिर होती है। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान दो, सदैव कांस्टेंट नहीं होती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो स्थिर होगी 8% मुद्रास्फीति पर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है। अतः यह विकल्प गलत हो गया। मान लिया जाए सामान्यतः शब्द हो तो सही हो जाता, पर मैंने सदैव शब्द का प्रयोग किया है। अगली चीज, मुद्रास्फीति के कारण गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि की संभावना होती है। यह विकल्प सही है। ये देखो आप किस तरह में प्रश्न बना रहा हूं यूपीएससी के लिए। यूपीएससी कैसे प्रश्नों को पूछेगा, हम गलतियां कहां करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, मतलब एक ही टॉपिक से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा है। हम सबको क्या करना है, उसी नजरिए से प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे विकल्प में पुनः उठाता हूं, मान लिया जाए सत्य है। फर्स्ट, हाइपर इन्फ्लेशन में मुद्रा का जो मूल्य है अत्यंत कम हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य अत्यंत कम हो जाता है। अत्यंत हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, हम नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि गैलोपिंग रनिंग इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समृद्धि को बाधित करता है। हम नंबर 3 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है या वॉकिंग इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। हम नंबर 4 की बात करें, यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को कि शून्य मुद्रास्फीति सदैव लाभकारी होती है। अर्थव्यवस्था के लिए जो शून्य मुद्रास्फीति है अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इन विकल्पों को देखो, बहुत मजा आएगा। हाइपर इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य अत्यंत कम हो जाता है। मुद्रा का महत्व समाप्त नहीं होता, मूल्य कम हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने यह बताया था कि हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि लोग झोले में, बैग में नोट ले जाते हैं और थोड़ा सा लाएंगे। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, जो एक कप चाय मिलती है 10 रुपए में, हाइपर इन्फ्लेशन के बाद उस चाय की कीमत चली जाएगी 1 लाख रुपया। अब सोचो 1 लाख रुपया बैग में लेके आओगे तो एक कप केवल आपको क्या मिलेगी, चाय मिलेगी। इसका मतलब क्या चीज है, वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल ये विकल्प बिल्कुल सही है। रनिंग इन्फ्लेशन आर्थिक समृद्धि को बाधित करता है। जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तो हमारी वस्तुएं महंगी होगी, निर्यात गिर जाएगा। ध्यान दो इस बात को, जब निर्यात गिर जाएगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होगी। जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होगी तो स्वाभाविक है, होगा क्या, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, यह भी विकल्प सही है। क्रिपिंग इन्फ्लेशन आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है, यह भी विकल्प सही है। और शून्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, यह बिल्कुल गलत है। ये जीरो जो इन्फ्लेशन है कभी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत नहीं हो सकता। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हम 21 आधार पर कह सकते हैं, मान लिया जाए कि हम रनिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं। रनिंग देखो, अब हम रनिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं। हम जब रनिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो होगा क्या, कीमतों में क्या होगी, तेजी से वृद्धि होगी। अब सोचो जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा, पूंजी का पलायन, लोगों की बचत कम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरी चीज, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। अब सोचो आप, जो रनिंग इन्फ्लेशन है इससे कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, पूंजी का पलायन होगा, लोगों की बचत कम होगी, हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है बहुत तेजी से बढ़ेगा। इससे क्या होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, निवेश कम। और जब निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम। आप सोचो जब ये कम होगा
तो पूंजी का निर्माण कम। आज जब पूंजी का निर्माण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव। हमेशा ध्यान दो। तो कैसे रनिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी को प्रभावित करता है? जो मैंने विकल्प उठाया था, विकल्प का आंसर आपका इस तरह चलेगा। पर मैंने कहा जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी को पुश करता है। आखिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी को पुश क्यों करता है? तो ध्यान देने इस बात को। मैंने कहा क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है रेंगती मुद्रास्फीति। ध्यान दो, जब रेंगती हम मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो इसका क्या होगा कि कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जो रेंगती इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होगी। जब कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? रेंगती मुद्रास्फीति। तो निवेशक क्या होगा? लाभ की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि। परिणामता लाभ की मात्रा में अब देखो, जब लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी तो निवेश लाभ के लिए हमेशा लाभ के लिए निवेश में वृद्धि होगी। और जब निवेश में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो पूंजी का निर्माण होगा। जैसे छोटे से एग्जांपल लो, मान लिया जाए आलू की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आलू की खेती करेंगे तो आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह जब धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतों में जब वृद्धि होती है तो लोग अधिकतम लाभ के लिए क्या करेंगे? निवेश करते हैं। हाँ, जब निवेश करेंगे तो होगा क्या? उस निवेश से औद्योगिकरण बढ़ जाएगा। यदि औद्योगिकरण बढ़ा तो पूंजी का निर्माण होगा। और जब पूंजी का निर्माण होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। यह है आर्थिक प्रभाव। अब हम बात करें मुद्रास्फीति का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे यदि हम ये कहें कि मुद्रास्फीति का हम सामाजिक प्रभाव की बात करें, इन्फ्लेशन का सोशल इफेक्ट क्या होगा? देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या इफेक्ट होगा? आज हम सबसे पहले बात करें कि हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। हमेशा जैसे मैंने ये कहा यदि इन्फ्लेशन हुआ तो स्वाभाविक है
इन्फ्लेशन यदि वृद्धि होगी तो लोग क्या करेंगे? गरीबी बढ़ेगी। तो गरीबी में वृद्धि होगी। ध्यान देना, यदि इन्फ्लेशन बढ़ा तो गरीबी बढ़ जाएगी, और जब गरीबी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? इस गरीबी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? हमेशा एक तरफ भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये जब बढ़ेगी तो ध्यान देना, इससे दो चीज होगी, भिक्षावृत्ति भिक्षावृत्ति क्यों पैदा होगी? हमेशा ध्यान दो, क्यों भिक्षावृत्ति? क्योंकि लोगों को खाने के लिए रोटियां तो चाहिए ही। लोग क्या करेंगे? भीख मांगना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज क्या होगा? वेश्यावृत्ति बढ़ जाएगी। तीसरी तब क्या होगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को, बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलेगा। श्रम को प्रोत्साहन। और चौथी चीज क्या होगी? गरीबी से बचने के लिए, गरीबी से बचने के लिए क्या करेंगे? अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने पर बल। अधिक बच्चे पैदा करने पर बल। ध्यान से सुनो इस बात को, देखो होगा क्या। एक चीज सोचो आप, मान लिया जाए भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति और बाल श्रम को यदि प्रोत्साहन की बात करते हैं, यदि आप वेश्यावृत्ति को प्रमोट करते हो तो स्वाभाविक है एड्स बढ़ेगा, एड्स का प्रसार होगा, और ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों क्या करेंगे? हमेशा सामाजिक अपराध को प्रमोट करेंगे। कारण क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, कारण क्या है कि जब भिक्षावृत्ति बढ़ेगी, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, और एक गरीब मां बाप क्या करेगा? उसको भी अपनी आजीविका तो चलानी है, तो अपने बच्चों को क्या करेगा? वह बाल श्रम के लिए प्रमोट करेगा। वो स्वाभाविक बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक अपराध बढ़ेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक तो सामाजिक अपराध बढ़ेगा, एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन हमेशा एक समस्या और खड़ी है कि कैसे ये अनेक तरह के सामाजिक अपराधों को जन्म देता है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इन्फ्लेशन सामाजिक अपराध के लिए उत्तरदायी है, इस कथन को स्पष्ट करें। सोशल क्राइम कैसे बढ़ाएगा ये इन्फ्लेशन? जैसे एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो आप, मैं छोटा सा, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी तो एड्स का क्या होगा? तेजी से प्रसार होगा। बाल श्रम, क्योंकि जो बालक है उसका शैक्षिक मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, और जो एक बाल श्रमिक का जब शोषण होता है ना, तो उसके अंदर समाज को लेकर के असंतोष और आक्रोश पैदा होता है, और जब असंतोष आक्रोश पैदा होगा तो वह सीधे अपराधी बन जाता है वो, क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोचो आप, मैंने क्या बताया आपसे, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन सामाजिक अपराध के लिए कहां तक उत्तरदायी है। आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
मुद्रास्फीति सामाजिक अपराध के लिए इन्फ्लेशन सोशल क्राइम के लिए कहां तक उत्तरदायी है? दायी है, स्पष्ट करें। यह आपसे मेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यह प्रश्न पूछा गया तो हमारा आंसर इसी तरह चलेगा। ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के कारण हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ध्यान दो, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और उस पॉलिसी के कारण हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका क्या परिणाम होगा? देखो आप, दूसरी चीज देखा जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मान लिया जाए, ध्यान देने इस बात को, मैंने ये कहा यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है गरीबी बढ़ेगी। आखिर गरीबी कैसे बढ़ेगी? कि लोग अपनी आय का बड़ा सा भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करेंगे, उनका शैक्षिक विकास नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, शिक्षा पर तो मानव संसाधन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं इसको इस तरह बताता हूं आपको, देखो कैसे गरीबी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है लोग अपनी आय का बड़ा भाग मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने पर खर्च करेंगे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली चीज तो ये होगी अपनी आय का बड़ा सा भाग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करेंगे। दूसरा ये होगा जब इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी तो मांग में कमी आएगी। जब मांग में कमी आएगी तो कर्मचारियों की छटनी होगी। जब कर्मचारियों की छटनी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। सॉरी, रुक जाओ आप, देखो आप, इससे क्या होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। बस एरो लगातार देखते जाओ कैसे चल रहा है। अभी देखो ये क्या होगा, बचत में कमी। जब बचत में कमी होगी तो स्वाभाविक है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कम खर्च। जब ये होगा तो मानव संसाधन में रूपांतरित नहीं हो पाएंगे। हमेशा, और जब रूपांतरित नहीं हो पाएंगे तो स्वाभाविक है गरीबी। देखो आप, यदि वो कन्वर्ट नहीं हो पाए
तो स्वाभाविक है उत्पादन में भूमिका कम, ये दोनों किसको प्रमोट करेंगे? गरीबी को। हमेशा ध्यान दो कैसे इन्फ्लेशन गरीबी को प्रमोट करता है। यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो लोग अपनी आय का बड़ा सा भाग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करेंगे, लोगों की बचत में कमी होगी। जब पैसा नहीं होगा तो लोग शिक्षा स्वास्थ्य में कम खर्च करेंगे। इससे यह होगा कि ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब ये लोग मानव संसाधन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो उत्पादन में इनकी भूमिका जो है वो सीमित हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा? कर्मचारियों की छटनी होगी तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा कि गरीबी को क्या होगी? गरीबी में वृद्धि होगी। तो कैसे इन्फ्लेशन गरीबी को प्रमोट कर रहा है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ा तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सोचो, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, यदि औद्योगिकरण कम हुआ तो बेरोजगारी, आज जब बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी तो फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगी। इससे क्या होगा? निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी को प्रमोट करेगी। देखो ये अब यूपी से क्या करेगा? प्रश्न कैसे पूछेगा? हमेशा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफलता गरीबी में वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफलता गरीबी में वृद्धि का कारण हो सकता है। हो सकता है प्रश्न ये पूछेगा, समीक्षा करें। हमेशा ध्यान दो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफलता गरीबी में वृद्धि का कारण हो सकता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, या हम ये कहें, हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए, गरीबी को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आवश्यक है। करना
आवश्यक है, स्पष्ट करें। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पर यह ज्यादातर जो प्रश्न है मेंस का क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, आप किस तरह एक सोशल डिजास्टर क्रिएट करेगा, सामाजिक आपदा या मानवीय आपदा में कैसे कन्वर्ट कर सकता है इन्फ्लेशन। देखो आप, मतलब इन्फ्लेशन में निरंतर वृद्धि के ह्यूमन डिजास्टर का मतलब यह होता है मानवीय आपदा। मानवीय आपदा में कैसे कन्वर्ट हो सकता है और किस रूप में कन्वर्ट होगा। देखो आप, जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए, आपने ये देख लिया कि इन्फ्लेशन से कैसे गरीबी में वृद्धि होगी। मान लिया जाए यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है गरीबी में वृद्धि होगी। अब सोचो कैसे ये ह्यूमन डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। हमेशा ध्यान दो, यदि गरीबी में वृद्धि हुई तो गरीब व्यक्ति क्या करेगा, माता भ्रूण की हत्या को प्रमोट करेगा। हमेशा इससे क्या होगा, मादा भ्रूण की हत्या, इससे क्या होगा, लिंगानुपात में कमी आएगी। क्यों, गरीब व्यक्ति क्या करेगा, लड़कियों को जन्म देने ही नहीं देगा हमेशा। अब वो क्या करेगा, गर्भ में ही मादा भ्रूण की हत्या कर देगा वो। अब सोचो आप, हम बात करें यदि मान लिया जाए लिंगानुपात में कमी आ गई, मतलब 6 रेशियो में गिरावट आएगी। जब 6 रेशियो में कमी आएगी तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ लोग अविवाहित रह जाएंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब लिंगानुपात में कमी आएगी तो प्रॉब्लम ये होगी, देखो आप, कुछ लोग अविवाहित रह जाएंगे। हमेशा जब अविवाहित रह जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, यौन कुंठा जन्म लेगी। और यौन कुंठा से क्या होगा, यौन हिंसा जन्म लेगी। एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम दूसरी चीज बात करें, वेश्यावृत्ति को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा, यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो गरीबी में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, मादा भ्रूण की हत्या होगी। इससे क्या होगा, 6 रेशियो में कमी आएगी। जब 6 रेशियो में कमी आएगी तो कुछ लोग अविवाहित रह जाएंगे। हमेशा जब अविवाहित रह जाएंगे तो यौन कुंठा जन्म लेगी। और जब यौन कुंठा जन्म लेगी तो ये यौन हिंसा को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। हमेशा ध्यान दो, तो जो यौन कुंठा है वो यौन हिंसा को जन्म देगी और लोग क्या करेंगे, वेश्यावृत्ति को प्रमोट करेंगे। आप सोचो जरा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमेशा दूसरी चीज क्या होगा, जब लिंगानुपात में कमी होगी, जब कुछ लोग अविवाहित रह जाएंगे, तो एक बात याद रखना, इससे क्या होगा, लड़कियों की खरीद।
और लड़कियों की खरीद शुरू होगी। अब ये दोनों क्या करेगा, एक सामाजिक अपराध को जन्म देगा। समाज में अपराध, अब सोचो आप, ये कितना बड़ा ह्यूमन डिजास्टर होगा ये। इसीलिए दुनिया का अधिकांश देश 6 रेशियो को बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि 6 रेशियो में बहुत तेजी से गिरावट आने लगी, बहुत तेजी से गिरावट आने लगी, तो स्वाभाविक है यौन हिंसा में निरंतर वृद्धि होगी। यदि यौन हिंसा को रोकना है तो विवाह रूपी संस्कार को प्रमोट करना होगा। इसे देखा होगा हर धर्म में विवाह को अत्यंत महत्व दिया जाता है। यही है। अब एक प्रश्न मान लिया जाए, यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यह सरकार के लिए किस तरह चुनौती पैदा करेगी, या राष्ट्र की एकता को कैसे प्रभावित करेगा। ये जैसे हम ये बात करें कि मान लिया जाए इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, ध्यान से सुनो इस बात को, मान लिया जाए कि आपका इन्फ्लेशन, ध्यान दो, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है राष्ट्र की एकता को कैसे प्रभावित करेगा। या गरीबी में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, दूसरा क्या होगा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं, हमेशा एक तरफ गरीबी में वृद्धि होगी और दूसरी तरफ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। अब सोचो जरा, जब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाएगा। में आधारभूत संरचना का विकास प्रभावित। अब एक चीज सोचो, इससे क्या होगा, क्षेत्र का पिछड़ापन, अब सोचो ये गरीबी और क्षेत्र का पिछड़ापन ये दोनों क्या करेगा, व्यवस्था के प्रति असंतोष को जन्म देगा। व्यवस्था के प्रति असंतोष, और जब असंतोष बढ़ेगा व्यवस्था के प्रति, जब असंतोष बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे। हमेशा ध्यान इस बात को कि आक्रोश बढ़ेगा, जैसे हम ये कहें और जब आक्रोश में वृद्धि होगी, बताओ क्या परिणाम होगा, हमेशा नक्सलवाद आतंकवाद का विस्तार होगा। नक्सलवाद एवं आतंकवाद का विस्तार, जब विस्तार होगा तो राष्ट्र की एकता के समक्ष चुनौती।
आप एक चीज सोचो जरा, कैसे इन्फ्लेशन राष्ट्र की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी और एक तरफ फिजिकल डेफिसिट में वृद्धि होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल डेफिसिट कैसे बढ़ेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब फिजिकल डेफिसिट में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कि जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। जैसे जब व्यक्ति घाटे में जाता है तो पैसा नहीं रहता है, सरकार के साथ भी ऐसा ही होगा। तो अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास प्रभावित होगा। इससे क्या होगा, क्षेत्र पिछड़ जाएगा तो क्षेत्र का पिछड़ापन होगा। ये दोनों क्या करेंगे, व्यवस्था के प्रति असंतोष को जन्म देंगे। हमेशा ध्यान दो, असंतोष को। इससे क्या होगा, आक्रोश में वृद्धि होगी। यदि ऐसा हुआ तो नक्सलवाद और आतंकवाद का विस्तार होगा। यदि ऐसा हुआ तो राष्ट्र की एकता के समक्ष एक चुनौती पैदा होगी। अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा यूपीएससी में, कैसे यूपीएससी ट्विस्ट कर सकता है प्रश्न को कि इन्फ्लेशन में वृद्धि राष्ट्र की एकता के समय एक चुनौती पैदा कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? हमेशा प्रश्न कैसे बनेगा, क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन की बात हो रही है कि मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि, मुद्रा राष्ट्र की एकता के समक्ष राष्ट्र की एकता के समक्ष चुनौती पैदा कर सकता है। पैदा कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कथन से हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, इन्फ्लेशन में जो वृद्धि है राष्ट्र की एकता के समक्ष चुनौती पैदा कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि नहीं है? इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये ज्यादातर प्रश्न मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन से कैसे राष्ट्र की एकता के समक्ष एक चुनौती पैदा हो सकती है। हमेशा ध्यान दो, संविधान क्या करेगा, अपना आभा मंडल खो देगा। जब इन्फ्लेशन में निरंतर वृद्धि होती है तो संविधान धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगता है। जैसे हो सकता है अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए हमेशा कि इसी प्रश्न को ट्विस्ट करेगा कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इस कथन के आलोक में सरकार की वर्तमान राजकोषीय नीति की समीक्षा करें। जैसे राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रश्न ये है, इन्वर्टेड कामा कर देगा, इस कथन के आलोक में
भारत के राजकोषीय नीति की समीक्षा करें कि राजकोषीय नीति की समीक्षा करें। अब सोचो आप किस तरह प्रश्नों को ट्विस्ट कर रहा है यूपीएससी। बेशक ये प्रश्न जो फिजिकल पॉलिसी से है, गवर्नमेंट की, ये प्रश्न राजकोषीय नीति से है। प्रश्न क्या है? राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आवश्यक है। इस कथन के आलोक में भारत के राजकोषीय नीति की समीक्षा करें। इस तरह के प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरी बात देखो आप, कैसे कल्चर पर प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ये सांस्कृतिक विविधता को कितना जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात करें, ये किन राज्य संबंधों को प्रभावित कर देता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, कैसे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होंगे? जैसे मैंने ये कहा कि मुद्रास्फीति वर्सेस केंद्र राज्य संबंध की बात करें हम लोग, केंद्र राज्य हम संबंध की बात करें, किस तरह केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकता है इन्फ्लेशन। जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए, देखो आप, मुद्रा हमेशा मान लिया जाए कि इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही है। मान लो एक लाइन, तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है क्या होगा कि राज्यों को पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। राज्यों को पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करना होगा। अब इससे क्या होगा? राज्यों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। अब क्या होगा? जब घाटे में वृद्धि होगी तो राज्य क्या करेंगे? राज्य केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग करेंगे। हमेशा ध्यान दो। दूसरी चीज देखा जाए, केंद्र के राजकोषीय घाटे में वृद्धि, केंद्र के राजकोषीय हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब केंद्र के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है केंद्र राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में
कटौती करेगा। अब सोचो आप, जब कटौती करेगा तो स्वाभाविक है यदि केंद्र ने नहीं दिया तो दोनों क्या करेंगे? केंद्र राज्य संबंध प्रभावित। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो होगा कैसे, यदि इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई तो राज्य क्या करेंगे? राज्यों का खर्च क्या होगा? बढ़ जाएगा, और राज्यों को पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करना होगा। जब राज्यों को पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करना होगा तो राज्यों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाएगी, स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, राज्य केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग करेंगे। यदि केंद्र ने नहीं दिया तो राज्य केंद्र से नाराज हो जाएंगे, इससे केंद्र संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन में वृद्धि से केंद्र के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। केंद्र क्या करेंगे? जब केंद्र के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो केंद्र क्या करेगा? राज्यों को जो अनुदान देता है उसमें कटौती करेगा। तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों में केंद्र कटौती करेगा, और जब केंद्र कटौती करेगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तो राज्य केंद्र से नाराज होंगे। एक तरफ केंद्र ने कहा हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, और दूसरी तरफ केंद्र ने क्या किया? अनुदान में कटौती कर दी। इससे क्या हो गया? केंद्रार्थ संबंध प्रभावित होगा, प्रभावित हो जाएगा, अर्थात संघवाद प्रभावित होगा। अब एक चीज सोचो, बस ये देखो, इंटरलिंकेज सीखो आप कि कैसे इन्फ्लेशन एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन कैसे केंद्र संबंध को प्रभावित कर रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी? यहां से मेंस का क्वेश्चन ही बना सकता है यूपीएससी। मुद्रास्फीति का केंद्र संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। मुद्रा स्फीति का केंद्र राज्य की संबंधों पर संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। आपसे प्रश्न ये पूछेगा यूपीएससी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह बात हमेशा याद रखना है कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इस बात को हमेशा याद रखना है। और इंटरलिंकेज सीखो, क्योंकि हम सब कुछ रट नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा, पूरी दिल्ली में जितने भी कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं या उनका नोट्स है, किसी के नोट से एक भी प्रश्न सीधा नहीं आ रहा है। जो लोग दावा करते हैं वो गलत दावा करते हैं। लेकिन इंटरलिंकेज यदि सीख गए और करंट से अपडेट हो तो आपको आंसर लिखने में सहूलियत होगी। शेष बातें हम लोग अगले क्लास में करते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू, हम मिलते हैं अगले क्लास में।